Assalamu alaikum. My name is Arish Fatma. I am from section BS Chemistry 4B, and the topic I am going to present is carbohydrates. First of all, according to the order, carbohydrates are known as hydrates of carbon with general formula CnH2nOn. मतलब ये कि कार्बन और ऑक्सीजन की जो है अमाउंट वो सेम होनी चाहिए, लेकिन ड्यू टू सम एक्सेप्शंस, फॉर एग्जांपल लैक्टिक एसिड, एसिटिक एसिड और डिऑक्सी राइबोस जो शुगर है, इन तीनों में दोनों की जो अमाउंट है वो सेम नहीं है, जो कि इस डेफिनेशन पे करेक्ट नहीं होती. So that's why according to the new definition, the carbohydrates, the polyhydroxyaldehyde, polyhydroxyketone, or the compound that kills polyhydroxyaldehydes or polyhydroxyketones upon hydrolysis. विद जनरल फार्मूला CnH2ON. मतलब वाटर और कार्बन की अमाउंट हमारी सेम होनी चाहिए और ये इसका जनरल फार्मूला है. इसके अलावा ग्लूकोज जो है वो पॉलीहाइड्रोक्सीअल्डिहाइड है, अल्डो फॉर्म है, और कार्बोहाइड्रेट फ्रक्टोज जो है वो कीटो फॉर्म है, पॉलीहाइड्रोक्सीकेटोन. हमारे पास है अकरेंस ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स. कार्बोहाइड्रेट्स वो मेजर बायोऑर्गेनिक मॉलिक्यूल है जो कि अर्थ के ऊपर मोस्ट अबंडेंट फॉर्म में पाया जाता है, लेकिन इसकी जो अमाउंट ह्यूमन बॉडी में है वो रिलेटिवली जो है वो उसके कम है. इसके अलावा कार्बोहाइड्रेट जो ड्राई प्लांट में सबसे ज़्यादा पाया जाता है, जो कि 75% अमाउंट इसकी बनती है. इसके अलावा ग्रीन प्लांट जो है वो कार्बोहाइड्रेट्स बनाते हैं फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस से, जिससे कि हमें इस इक्वेशन में फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस ही शो हो रहा है कि जिसमें प्लांट्स जो ग्रीन प्लांट्स है वो कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो एयर से लेते हैं और वाटर सॉइल से लेते हैं, और इस तरह सनलाइट कैटलिस्ट के तौर पे यूज़ करके हमारे पास शुगर और ऑक्सीजन जो है वो बनाते हैं, और शुगर को ये अपने पास स्टोर कर लेते हैं ग्लूकोज की फॉर्म में, और यही कार्बोहाइड्रेट है एनर्जी स्टोरेज के तौर पे यूज़ करते हैं और ऑक्सीजन रिलीज़ कर देते हैं. ठीक है. इसके अलावा जो कार्बोहाइड्रेट्स है वो प्लांट्स में दो तरह से पाया जाता है. फर्स्ट फॉर्म जो इसकी सेलुलोज है, जो कि स्ट्रक्चरल एलिमेंट के तौर पे यूज़ होता है. इसके बहुत से स्ट्रक्चर में सेलुलोज ही पाया जाता है प्लांट्स के. और सेकंड फॉर्म जो है वो हमारे पास स्टार्च है, जो कि एनर्जी रिजर्व्स के तौर पे प्लांट्स में यूज़ होता है या स्टोर. नेक्स्ट हमारे पास है फंक्शंस ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स. कार्बोहाइड्रेट्स मेजर फंक्शंस बोथ प्लांट्स एंड एनिमल्स पे परफॉर्म करता है. सबसे मेजर फंक्शन जो वो एनिमल्स में यानी ह्यूमंस पे परफॉर्म करता है वो है ऑक्सीडेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स. कार्बोहाइड्रेट्स में अगर हम ऑक्सीजन को प्लस कर दें तो वो हमें एनर्जी प्रोवाइड करता है, जैसा कि फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस हम रिवर्स करके इसके अंदर अप्लाई कर सकते हैं, जिसमें हमें वहाँ पे सनलाइट की जो एनर्जी है वो हमें लेनी पड़ती है, और यहाँ पे जो है वो फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस उल्ट होकर वो हमें देता है एनर्जी. इसके अलावा कार्बोहाइड्रेट्स की जो फॉर्म है ग्लाइकोजन, वो भी ह्यूमन बॉडी में पाई जाती है, जो कि शॉर्ट टर्म एनर्जी रिजर्व है. इसके अलावा जो कार्बोहाइड्रेट्स का मेजर फंक्शन है वो है अदर बायोऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स को कार्बन एटम्स प्रोवाइड करना. प्रोटीन्स, लिपिड्स और न्यूक्लिक एसिड्स को कार्बन प्रोवाइड करके उनके फंक्शंस को सरप्लस कर देना. इसके अलावा मेजर फंक्शंस कार्बोहाइड्रेट्स का है वो है स्ट्रक्चर फ्रेमवर्क ऑफ डीएनए और आरएनए, क्योंकि इन दोनों में जो है डी ऑक्सी राइबोस जो शुगर है डीएनए में पाई जाती है. इसके अलावा आरएनए में राइबोस शुगर पाई जाती है, जो कि बहुत ही कार्बोहाइड्रेट्स की फॉर्म है. इसके अलावा जो कार्बोहाइड्रेट्स में लिपिड्स और प्रोटीन्स के साथ कंबाइन करके ग्लाइकोप्रोटीन्स और ग्लाइकोलिपिड्स बनाते हैं, कि जो कि सेल मेम्ब्रेन में मेजर फंक्शंस जो है वो परफॉर्म करते हैं और मॉलिक्यूल्स की और सब्सटेंसेस की रिकग्निशन में अहम किरदार जो है वो अदा करते हैं. नेक्स्ट हमारे पास है क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स. कार्बोहाइड्रेट्स वो बायोऑर्गेनिक मॉलिक्यूल है कि जिसमें एक ही कार्बन के ऊपर डिफरेंट जो है वो फंक्शन ग्रुप पे पाए जाते हैं, और इसकी जो क्लासिफिकेशन है वो 4 ग्रुप्स में डिवाइड है. फर्स्ट साइज़ की बुनियाद पे जो है वो डिवाइड है मोनोसैकेराइड्स, डाइसैकेराइड्स, ओलिगोसैकेराइड्स एंड पॉलीसैकेराइड्स. सबसे पहले मोनोसैकेराइड्स वो कार्बोहाइड्रेट होते हैं कि जिसमें सिर्फ 1 मोनोसैकेराइड जो है वो पाया जाता है, मतलब सिंगल शुगर यूनिट, और जस्ट बिकॉज ऑफ 1 शुगर यूनिट इनके अंदर हाइड्रोलाइसिस जो है वो नहीं होती. ग्लूकोज और फ्रक्टोज वो जो है वो मोनोसैकेराइड्स हैं. नेचुरली अक्री मोनोसैकेराइड्स में जो है वो 3 to 7 कार्बन एटम्स पाए जाते हैं, लेकिन 5 to 6 स्पीशीज़ जो हैं वो भी अर्थ पे जो है वो पाई जाती हैं. इसके अलावा जो प्योर मोनोसैकेराइड्स के अंदर 3 करैक्टरिस्टिक्स होते हैं कि ये वाटर सोल्यूबल भी होता है, वाइट भी होता है और क्रिस्टलाइन होता है. नेक्स्ट हमारे पास है उसकी फॉर्म डाइसैकेराइड्स. सैकेराइड्स मीन शुगर और डाई मीन 2. इसका मतलब कि इसके अंदर 2 मोनोसैकेराइड्स यूनिट्स पाए जाते हैं कोवलेंटली बॉन्डेड, और अगर हम इसकी हाइड्रोलाइसिस करें तो इससे जो है वो हमें 2 मोनोसैकेराइड. अस्सलाम वालेकुम. My name is Fatma Hassan. My registration number is 131 BS Chemistry 4B.
मेरा टॉपिक है क्लासिफिकेशन ऑफ मोनोसेक्राइड्स। मोनोसेक्राइड्स को हम कार्बोनाइल ग्रुप और कार्बन एटम्स के नंबर की बेस पर क्लासीफाई करते हैं। कार्बोनाइल ग्रुप की बेस पर जब करेंगे तो ये एल्डोसिस और कीटोसिस होगा। एल्डोसिस जो है वो पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड और कीटोसिस पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन्स। इसके अंदर एल्डोसिस में एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप और कीटोसिस में कीटोन। जब हम इसको कार्बन एटम और फंक्शनल ग्रुप दोनों की बेस पर करते हैं तो फॉर एग्जांपल अगर 6 कार्बन मोनोसेक्राइड के साथ एक एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप अटैच है तो ये एल्डो हेक्सोस होगा। हेक्सोस 6 कार्बन एल्डो एल्डिहाइड ग्रुप। 5 कार्बन के साथ अगर होगा अटैच कीटोन ग्रुप तो ये कीटो पेंटोस। कीटोन ग्रुप पेंटोस शुगर पेंटोस 5 कार्बन। एंड मोनोसेक्राइड्स को हम शुगर भी कहते हैं। और जो कार्बन एटम की बेस पर हम करते हैं इसको तो ट्राइओसिस जो है वो सबसे मतलब स्मॉलेस्ट मोनोसेक्राइड है। और उसके बाद ग्लाइसरल्डिहाइड है। इसके अंदर एक कायरल सेंटर होता है। टेट्राओसिस में 2 होते हैं, पेंटोस में 3 और हेक्सोस में 4, इसी तरह से ऑन। उसके बाद इसके लिए डी और एल यूज़ होता है। डी और एल अगर कायरल कार्बन के साथ OH ग्रुप लेफ़्ट साइड पर अटैच होगा तो ये एल यूज़ होगा इसके लिए, और अगर राइट साइड पे होगा तो इसके लिए डी यूज़ होगा। कायरल कार्बन के साथ OH ग्रुप की पोजीशनिंग अगर लेफ़्ट पे है तो एल और अगर राइट पे है तो डी। उसके बाद जो है ये कुछ स्ट्रक्चर्स हैं इनके। और जैसे जैसे ये कार्बन बढ़ते जाते हैं कायरल कार्बन, तो जो लोएस्ट कायरल कार्बन है उसकी पोजीशनिंग पे जो OH होता है उसकी बेस पर इसको हम यूज़ करते हैं डी और एल। बायोकेमिकली इंपॉर्टेंट मोनोसेक्राइड्स डी ग्लाइसरल्डिहाइड और डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन, ये 2 जो है ट्राइओसिस हैं और इम्पॉर्टेंट इंटरमीडिएट्स हैं ग्लाइकोलिसिस के प्रोसेस में। ग्लाइकोलिसिस का प्रोसेस जहाँ ग्लूकोज से 2 मॉलिक्यूल बनते हैं पायरोवेट के, और ग्लाइसरल्डिहाइड जो है वो कायरल मॉलिक्यूल है, इसके अंदर कायरल कार्बन होता है। डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन में कायरल कार्बन नहीं होता तो ये नहीं है कायरल मॉलिक्यूल। डी ग्लूकोज सबसे अबंडेंट मोनोसेक्राइड्स में से। राइप फ्रूट्स, राइप ग्रेप्स इसका जो सोर्स है मेजर गुड सोर्स है, मतलब 20 to 30% जो है वो राइप फ्रूट्स, राइप ग्रेप्स, जिनको ग्रेप शुगर भी कहते हैं, इससे ग्लूकोज जो है वो मिलता है। और जो ग्लूकोज के अदर 2 नेम्स हैं डेक्सट्रोज और ब्लड शुगर। डेक्सट्रोज का मतलब कि ऑप्टिकली एक्टिव है और ये प्लेन पोलराइज्ड लाइट को जो राइट की तरफ रोटेट करवाता है। ब्लड शुगर का मतलब कि ब्लड के अंदर डिज़ोल्व ग्लूकोज होता है और इसकी जो ह्यूमन ब्लड के अंदर ग्लूकोज की जो नॉर्मल कंसंट्रेशन है 70 to 100 मिलीग्राम पर डेसीलीटर। और ये जो कंसंट्रेशन है ये डिपेंड करती है टाइम, उस टाइम पर जो हम फूड इंटेक करते हैं उस टाइम पर के जब हम फूड लेते हैं और उसके 1 घंटे तक इसकी जो कंसंट्रेशन होती है 130 मिलीग्राम पर डेसीलीटर, और फिर आहिस्ता आहिस्ता ये मतलब 2-3 घंटे बाद ये कंसंट्रेशन कम होना शुरू हो जाती है। कंसंट्रेशन ऑफ अबाउट 130 मिलीग्राम डेसीलीटर टू मिलीग्राम पर डेसीलीटर अकर्स इन द फर्स्ट आवर आफ्टर ईटिंग एंड देन कंसंट्रेशन डिक्रीजेज ओवर द नेक्स्ट 2 or 3 hours बैक, और फिर नॉर्मल रेंज पर आ जाता है। सेल यूज़ करते हैं ग्लूकोज को प्राइमरी सोर्स के तौर पर, और 2 हार्मोन इंसुलिन और ग्लूकाजन इसको मेंटेन करते हैं ग्लूकोज ब्लड कंसंट्रेशन को। और अगर इन हार्मोन्स की एबनॉर्मल फंक्शनिंग हो, हार्मोनल कंट्रोल एबनॉर्मल हो तो ये डायबिटीज़ का भी सबब बन सकता है। उसके बाद डी ग्लैक्टोज, अ कंपैरिजन टू ऑफ द फिस्कर प्रोजेक्शन फार्मूलाज फॉर डी ग्लैक्टोज or D-glucose showed that these 2 compounds differ only in the configuration of OH group और H group on carbon 4। सिर्फ इन दोनों में D-ग्लैक्टोज और D-ग्लूकोज में जो फ़र्क है वो कार्बन 4 पर इन दोनों फंक्शनल ग्रुप्स की पोजीशनिंग का है, कॉन्फ़िगरेशन का है। डी ग्लैक्टोज और डी ग्लूकोज ये एपीमर्स भी हैं। डी ग्लैक्टोज को हम फ्री मोनोसेक्राइड भी कंसीडर करते हैं, लेकिन ये इंपॉर्टेंट है, बायोकेमिकल सब्सटेंसेस का इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है। और ह्यूमन बॉडी में ग्लैक्टोज बनता ग्लूकोज से है, मेमोरी ग्लैंड्स में जो कि यूज़ होता है लैक्टोज के लिए, जो कि एक डाइसेक्राइड है। ग्लूकोज का यूनिट होता है इसमें और ग्लैक्टोज का यूनिट होता है। डी ग्लैक्टोज को हम ब्रेन शुगर भी कहते हैं। नर्व टिश्यूज़ और ब्रेन में ये ग्लाइकोप्रोटीन प्रोटीन कार्बोहाइड्रेट का कंपोनेंट है। उसके बाद है कि इसको हम केमिकल मार्क। अभी हम डिस्कस कर रहे हैं डाइसेक्राइड्स को।
A monosaccharide that has cyclic forms, hemihelical form, can react with an alcohol to form a glycosidic that is an acetal, as noted in. मोनोसेक्राइड जो है वो साइक्लिक फॉर्म में होता है और वो अल्कोहल से रिएक्ट करके ग्लाइकोसाइड बनाता है. दिस सेम टाइप ऑफ रिएक्शन कैन बी यूज टू प्रोड्यूस अ डाइसेक्राइड carbohydrate in which two monosaccharides are bonded together. डाइसेक्राइड वो टाइप है कार्बोहाइड्रेट की जिसमें दो मोनोसेक्राइड्स मिलते हैं और एक सिंगल मॉलिक्यूल बना देते हैं. In disaccharide formation, one of the monosaccharide reactant function as a chemical hemiacetal and the other functions as an alcohol. इसमें मोनोसेक्राइड के दो मॉलिक्यूल्स आपस में रिएक्ट करते हैं. एक जो है वो हेमियासिटल के तौर पे एक्ट करता है और एक अल्कोहल के. और ये दोनों मिलकर डाइसेक्राइड बनाते हैं जो कि ग्लाइकोसाइड है और एक वाटर का मॉलिक्यूल रिलीज करते हैं. दोनों मोनोसेक्राइड्स जो है जब वो आपस में रिएक्ट करते हैं तो दोनों का OH ग्रुप रिएक्ट करता है और उसके बाद वो ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड बन जाता है जो डाइसेक्राइड उसके रिजल्ट में फॉर्म होता है उसका. Glycosidic linkage, the bond that links the two monosaccharides of a disaccharide together is called a glycosidic linkage. जो बॉन्ड जो है वो दोनों मोनोसेक्राइड्स को आपस में बाइंड करता है एक डाइसेक्राइड बनाने के लिए. वो जिस बॉन्ड के ज़रिए आपस में बाइंड होते हैं उसको बोलते हैं ग्लाइकोसिडिक लिंकेज. अ ग्लाइकोसिडिक लिंकेज इज द बॉन्ड इन अ डाइसेक्राइड रिजल्टिंग फ्रॉम द रिएक्शन बिटवीन द हेमिएसिटल कार्बन आइटम OH group of the monosaccharide and an OH group of the other monosaccharide. It is always a carbon oxygen carbon bond in a disaccharide. Disaccharides के अंदर ये हमेशा कार्बन ऑक्सीजन और कार्बन का बॉन्ड होता है. Many disaccharides contain both hemiacetal carbon atom and an acetal carbon atom, as in the case of acetal and acetal location within the disaccharide play an important role in the chemistry of these substances. इसके अंदर बाजों का दोनों बॉन्ड्स भी होते हैं. दोनों के दरम्यान में ऑक्सीजन भी हो सकता है और एक OH ग्रुप साइड पे प्रेजेंट होता है और कार्बन ऑक्सीजन और कार्बन बॉन्ड भी हो सकता है. Assalamualaikum. My name is Ikra Murtaza and my registration number is 18-141. Today I will talk about polysaccharides. Polysaccharides are the most important carbohydrates that contain more than 10 monosaccharide units covalently bonded with each other. पोलीसेक्राइड्स को हम ग्लाइकन भी कहते हैं. पोलीसेक्राइड्स के कुछ इम्पॉर्टेंट करेक्टरिस्टिक्स हैं जो मैं आपके साथ डिस्कस करूँगी. सबसे पहला ये है कि मोस्ट अबंडेंट पोलीसेक्राइड इन नेचर कंटेन one type of repeating monosaccharide unit. It includes starch, glycogen, cellulose and chitin and is referred as homopolysaccharide. मतलब ये होमोपोलीसेक्राइड्स का मतलब ये है कि इसमें एक ही टाइप के मोनोसेक्राइड्स के मोनोमर्स प्रेजेंट होते हैं और जिसमें दो या दो से ज़्यादा टाइप्स के मोनोसेक्राइड्स के मोनोमर प्रेजेंट हो उन्हें हम हेट्रोपोलीसेक्राइड कहते हैं, जिसमें हाइड्रोनिक एसिड, हेपारिन और एसिडिक पोलीसेक्राइड्स इंक्लूड होते हैं. फिर ये कि जो पोलीसेक्राइड्स की चेन लेंथ है वो वेरी करती रहती है, कम से कम 100 है एंड इट कैन रीच अप टू मिलियंस. फिर उसके बाद है अनदर एबिलिटी ऑफ पोलीसेक्राइड्स इज़ दैट इट फॉर्म ब्रांच चेन स्ट्रक्चर दैट डिस्टिंग्विशेस इट फ्रॉम प्रोटीन एंड न्यूक्लिक एसिड. क्योंकि प्रोटीन और न्यूक्लिक एसिड जो होते हैं वो लीनियर होते हैं और अनब्रांच्ड पॉलीमर होते हैं. पोलीसेक्राइड स्वीट इन टेस्ट नहीं होते और टोलेंस और बेनेडिक्ट टेस्ट के साथ पॉजिटिव रिज़ल्ट नहीं देते. इनके साइज़ की वजह, इनका साइज़ लार्ज होता है और इसी वजह से इनकी सोल्यूबिलिटी जो होती है वो मिनिमम होती है या लिमिटेड होती है. ठीक है. उसके बाद है ब्रांच्ड एंड अनब्रांच्ड चेन पोलीसेक्राइड्स. अब ये डायग्राम में देख सकते हैं जो होमोपोलीसेक्राइड्स हैं इनमें एक ही टाइप के मोनोमर होंगे. ब्रांच में ये है कि ब्रांचिंग हो जाएगी और अनब्रांच में लीनियर होंगे. हेट्रोपोलीसेक्राइड्स के जो फर्स्ट डायग्राम है इसमें 2 मोनोमर्स हैं
डिफरेंट मोनोमर्स हैं और अनब्रांच्ड है, और जो दूसरी डायग्राम है उसमें मल्टीपल मोनोमर्स हैं और डिफरेंट ब्रांच्ड हैं। इनकी पॉलीसेकेराइड्स की बायोकेमिकल इंपॉर्टेंस बहुत डिफरेंट है, और लेकिन इस सेक्शन में मैं आपको स्टार्च, ग्लाइकोजन, सेलुलोज, काइटन, हाइलुरोनिक एसिड और हेपारिन के बारे में ही बताऊंगी। स्टार्च और ग्लाइकोजन स्टोरेज पॉलीसेकेराइड्स की एग्जांपल्स हैं, सेलुलोज और काइटन स्ट्रक्चरल पॉलीसेकेराइड्स की एग्जांपल्स हैं, और हाइलुरोनिक एसिड एंड हेपारिन एसिडिक पॉलीसेकेराइड्स हैं। सबसे पहले स्टोरेज पॉलीसेकेराइड। स्टोरेज पॉलीसेकेराइड ये मोनोसेकेराइड की स्टोरेज फॉर्म्स हैं और सेल में एज ए एनर्जी सोर्स यूज़ होती हैं। सेल में मोनोसेकेराइड्स पॉलीसेकेराइड्स की फॉर्म में स्टोर होती हैं ताकि ऑस्मोटिक प्रेशर कम से कम हो सके। सबसे पहले स्टार्च एक होमोपोलीमर है जिसमें एक ग्लूकोज मोनोसेकेराइड यूनिट प्रेजेंट होता है। ये एनर्जी स्टोरेज पॉलीसेकेराइड हैं, और अगर प्लांट में ज़्यादा ग्लूकोज एंटर हो जाए तो वो स्टार्च की फॉर्म में स्टोर हो जाती है लेटर यूज़ के लिए, और जब सेल के पास इनफ ग्लूकोज नहीं वो ले पाता आउटसाइड इन्वायरमेंट से, तो वो स्टार्च को हाइड्रोलाइज करता है और ग्लूकोज में कन्वर्ट कर देता है। स्टार्च की दो टाइप्स हैं, अमाइलोज और अमाइलोपेक्टिन। अमाइलोज स्ट्रेट चेन ग्लूकोज पॉलीमर है और 15 to 20% पार्ट इसका होता है स्टार्च में, और बाकी सारा अमाइलोपेक्टिन का पार्ट होता है जो कि 80 to 85% है, और अमाइलोपेक्टिन ब्रांच्ड ग्लूकोज पॉलीमर है। और उसके बाद नेक्स्ट है ग्लाइकोजन। ग्लाइकोजन जो है इसमें भी सिर्फ ग्लूकोज की यूनिट्स प्रेजेंट होते हैं। ये ग्लूकोज स्टोरेज पॉलीसेकेराइड है ह्यूमंस और एनिमल्स में। इट इज़ ऑल्सो रेफर्ड एज एनिमल स्टार्च। लिवर सेल और मसल सेल ग्लाइकोजन की स्टोरेज फॉर्म्स हैं ह्यूमंस में। ग्लाइकोजन का स्ट्रक्चर माइलोपेक्टिन से सिमिलर होता है, और जो लिंकेजेस हैं वो सब अल्फ़ा टाइप होती हैं, और 1,4 और 1,6 लिंकेजेस प्रेजेंट होती हैं। ग्लाइकोजन और माइलोपेक्टिन ग्लूकोज यूनिट्स की बेसिस पे डिफ़र करते हैं एक दूसरे से। ग्लाइकोजन जो है वो 3 टाइम मोर ब्रांच्ड है विद एज रिस्पेक्ट टू माइलोपेक्टिन, और when excess glucose is present in blood, the liver and muscle tissue convert the excess glucose to glycogen, which is then stored in this tissue. Whenever blood glucose level drop, just like during exercise, fasting or normal activity. Assalamualaikum, my name is Faika Javed. I am from section B. My roll number is 18111103. Today the topic of my presentation is functions of proteins. First of all, structure role. I discuss briefly about structure role. These proteins provide structure and support for cells. ये proteins जो हैं वो cell को structure और support provide करती हैं. On a large scale, they also allow the body to move. ये body को move करने का भी allow करती हैं. Main जो इसका structure है वो transport और storage है. These proteins carry and bind atoms. ये proteins carry or bind atoms and small molecules within cells and throughout the body. ये प्रोटीन्स कैरी करती हैं बाइंड एटम्स को एंड स्मॉल मॉलिक्यूल्स विद इन सेल्स एंड थ्रूआउट द बॉडी के ज़रिए। इसका जो नेक्स्ट है वो इम्पोर्टेंट फंक्शंस ऑफ प्रोटीन्स है ग्रोथ एंड मेंटेनेंस। ये ग्रोथ और मेंटेनेंस प्रोवाइड करती हैं। काज बायोकेमिकल रिएक्शंस, इसमें ये बायोकेमिकल रिएक्शन का वाइस बनती हैं। एक्ट एज मैसेंजर, ये मैसेंजर के तौर पर भी काम करते हैं। प्रोवाइड स्ट्रक्चर प्रोवाइड करती हैं। मेंटेन्स प्रॉपर पीएच को बरकरार रखते हैं। बैलेंस फ्लूइड्स को बैलेंस करते हैं। ब्लोस्टर्स इम्यून सिस्टम्स के तौर पर भी काम करते हैं। ट्रांसपोर्ट एंड स्टोर न्यूट्रिएंट्स, ये ट्रांसपोर्ट और न्यूट्रिएंट्स को स्टोर करने के तौर पर भी फंक्शंस करता है। इसके जो नेक्स्ट हैं वो ये हैं, ये ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट के तौर पर भी काम करता है। प्रोटीन्स एंड इंजाइम्स, इसका जो मेन फंक्शंस है वो इंजाइम्स के तौर पर भी काम करते हैं। लाइक लाइसोम्स आर डिफेंसिव एंजाइम्स, ये एक डिफेंसिव एंजाइम्स होता है। एंटीबॉडीज़ आर प्रोटीन्स, एंटीबॉडीज़ जो होते हैं वो प्रोटीन्स होते हैं, वो लाइक फंक्शंस के तौर पर काम करते हैं। इसमें स्ट्रक्चरल प्रोटीन्स भी आ जाते हैं। सम प्रोटीन्स आर कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन्स, इसमें जो कुछ प्रोटीन्स होते हैं वो कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन्स के तौर पर भी काम करते हैं। सिग्नल प्रोटीन्स, इसमें सिग्नल प्रोटीन्स भी फंक्शंस के तौर पर काम करते हैं।
इसमें जो नेक्स्ट है वो सम अदर फंक्शंस, ये मतलब दूसरे फंक्शंस के तौर पर भी काम करता है। प्रोटीन इज़ वाइटल मेंटेनेंस ऑफ बॉडी टिश्यूज़। प्रोटीन जो है वो बॉडी टिश्यू को बरकरार रखने के तौर पर भी अहम किरदार अदा करते हैं, इंक्लूडिंग डेवलपमेंट रिपेयरिंग के तौर पर भी काम करते हैं। प्रोटीन इज़ अ मेजर सोर्स ऑफ एनर्जी। प्रोटीन जो है वो मेजर सोर्स ऑफ एनर्जी है, जो मतलब एनर्जी के तौर पर भी काम करता है। इसका मेन फंक्शन यही है। प्रोटीन्स प्रोड्यूसेस एंजाइम दैट इंक्रीजेस द रेट ऑफ केमिकल रिएक्शंस। प्रोटीन्स जो है वो एंजाइम्स के तौर पर भी काम करता है, जो कि केमिकल रिएक्शंस की रेट को बढ़ा देता है। स्किन एंड बोन कंटेन कोलेजन। स्किन और बोन जो है वो कोलेजन कंटेन करते हैं। फिब्रस प्रोटीन एक फिब्रस प्रोटीन। थैंक यू। Assalamu alaikum. My name is Muhammad Mazhar, BS Chemistry 4B, registration number 18 Tetra 150। मैं आपको क्लासिफिकेशन ऑफ मोनोसैकेराइड के बारे में बताऊंगा। इससे पहले हम डेक्स्ट्रो रोटेटरी एंड लीवो रोटेटरी कंपाउंड के बारे में पढ़ते हैं। ऐसे कंपाउंड जो ऑप्टिकली एक्टिव होते हैं वो प्लेन पोलराइज्ड लाइट को रोटेट करते हैं। ऐसे कंपाउंड डेक्स्ट्रो रोटेटरी या लीवो रोटेटरी होते हैं। और इनानशुमर जो ऐसे कंपाउंड जो नॉन सुपर इम्पोजिबल होते हैं वो प्लेन पोलराइज को क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करवाते हैं, वो डेक्स्ट्रो रोटेटरी कंपाउंड होते हैं। और ऐसे इनानशुमर जो प्लेन पोलराइज लाइट को एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करवाते हैं उन्हें लीवो रोटेटरी कंपाउंड कहते हैं। और आगे क्लासिफिकेशन ऑफ मोनोसैकेराइड। हम मोनोसैकेराइड की क्लासिफिकेशन पढ़ते हैं। इसमें अल्डोज हो गया, कीटोज हो गया, ये 6 कार्बन या 5 कार्बन होते मोनोसैकेराइड होते हैं। जो एल्डोज मोनोसैकेराइड होते हैं उसमें एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप होता है, उन्हें पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड कहते हैं। और जो कीटोज होते हैं उसमें कीटोन फंक्शनल ग्रुप होता है और इनको पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन कहते हैं। इस तरह 6 कार्बन मोनोसैकेराइड में जो एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप होता है तो एल्डोहेक्सोज कहते हैं। और जो 5 कार्बन मोनोसैकेराइड में कीटोन फंक्शनल ग्रुप होता है इसको कीटोपेंटोज कहते हैं। इस तरह जितने भी मोनोसैकेराइड हैं वो सारे के सारे शुगर कहलाते हैं, क्योंकि इसमें इनका जो टेस्ट होता है वो मीठा होता है, मिठास होती है इसमें। इन्हें इसी तरह इन्हें मोनोसैकेराइड कहते हैं, शुगर कहते हैं। और जो 6 कार्बन शुगर उसे हेक्सोसिस कहते हैं और जो 5 कार्बन शुगर उसे पेंटोसिस कहते हैं। ये पहले भी बताया मैंने। आगे इसकी इनकी एग्जांपल्स हैं, एग्जांपल्स ऑफ मोनोसैकेराइड। और 5 एग्जांपल इसमें दी गई हैं स्लाइड्स में जो इम्पोर्टेंट हैं। इसमें एल्डोज, कीटोज, ट्रायोज, पेंटोज और हेक्सोज थे। इसमें सिर्फ 5 में से एक जो कीटोज है इसमें कीटोन फंक्शनल ग्रुप लगा हुआ है। दूसरा जो दूसरी एग्जांपल है डाई हाइड्रोक्सी एसीटोन, इसका ये इसका फार्मूला है। इस सेंटर में ये कीटोन ग्रुप लगा हुआ है और दोनों साइड पे CH2OH लगा हुआ है। और बाकी जितने भी इसमें एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप है, फर्स्ट में भी एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप है और थर्ड में भी, फोर्थ में भी और सिक्स में भी। ये 6 ग्लूकोज का फार्मूला है। 6 कार्बन लीनियर फॉर्म में ये बना हुआ है स्ट्रक्चर। आगे इसके जो बायोकेमिकल इंपॉर्टेंट मोनोसैकेराइड हैं जो हमारे लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ये हमारी बॉडी में बहुत ही अहम किरदार अदा करते हैं। इसमें 6 जो है मोनोसैकेराइड वो बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं ह्यूमन बॉडी के लिए। जैसे सबसे पहले जो है ट्रायोसिस डी ग्लाइसरल्डिहाइड है और दूसरा है डाई हाइड्रोक्सी एसीटोन है और डी फार्म ऑफ ग्लूकोज, गैलेक्टोज, फ्रक्टोज और राइबोज, ये 4 ये हो गए 6 कार्बन। 6 जो है ये बायोकेमिकल इंपॉर्टेंट मोनोसैकेराइड है। और ग्लूकोज, गैलेक्टोज और एल्डोहेक्सोज होते हैं। ये इनका फार्मूला जो होता है सेम होता है, ये 6 कार्बन रिंग है। और फ्रक्टोज जो है ये कीटोहेक्सोज होता है, इसमें कीटोन फंक्शनल ग्रुप होता है। और राइबोज को हम एल्डोपेंटोज कहते हैं, इसमें राइबोज में 5 कार्बन होते हैं। ये जितने भी मोनोसैकेराइड हैं 6 ये वाटर सोल्यूबल होता है, इनका कलर जो था वाइट होता है और ये सॉलिड फॉर्म में होते हैं, तो इसलिए वाटर में सोल्यूबल होते हैं। आगे हावर्थ प्रोजेक्शन है।
इसमें लीनियर फार्म जो स्ट्रक्चर होते हैं उसको हम साइक्लिक फार्म में ले आते हैं। ये 2 डायमेंशनल स्ट्रक्चर जो होता है इसको हम रोटेट ऐसे कराते हैं। नोटेशन इसकी ऐसे होती है, ये स्पेसिफाइज नोटेशन होती है इसकी। हम इसको 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर में ले आते हैं मोनोसैक्राइड को साइक्लिक फार्म में। जो हेमिएस्टल रिंग होता है ये ऑक्सीजन जो एज पे लगा हुआ है किनारे पे इसके ऊपर होता है, या सिक्स कार्बन रिंग में। और जो 5 कार्बन रिंग होता है ये सेंटर में होता है ऑक्सीजन रिंग। ये स्लाइड में तो ऐसे लिखा हुआ है लेकिन काफ़ी इसका स्पेसिफाइड स्ट्रक्चर होता है, बनाते हैं हम इसको साइक्लिक फॉर्म में। आगे है पोजीशन ऑफ डी एल अल्फ़ा एंड बीटा कॉन्फ़िगरेशन। हम डी और एल कैसे फाइंड करते हैं, ये डी स्ट्रक्चर है या एल स्ट्रक्चर है। ये पहला फार्मूला लिखा है कॉन्फ़िगरेशन डी और एल की। जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप जो है 5 कार्बन में ये ऊपर जो लगा हुआ है राइट साइड पे, अगर राइट साइड पे हो तो डी फार्म होता है, अगर लेफ़्ट साइड पे हो तो एल फार्म होता है। ये इसका बेसिकली कंसेप्ट जो है यही है। आगे जो हम अल्फ़ा और बीटा फार्म लेते हैं, जो कार्बन नंबर 1 है इसमें जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप लगा है और अगर ऊपर साइड पे होता है तो हम इसको बीटा फार्म में लेते हैं, अगर नीचे हो तो अल्फ़ा फार्म में होता है। तो थैंक यू सो मच।